नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द कैरियर एज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर पॉलिटी पावर सीरीज लेक्चर 3। लेक्चर 3 से पहले हमने लेक्चर 2 में हमने क्या क्या देखा, तो हमने उसमें ब्रिटिश क्राउन का वेरियस एक्ट्स देखा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में जाना, फीचर्स उसके क्या हुए, इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बना, कैबिनेट मिशन प्लान और वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज हमें लेक्चर नंबर 3 में कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। तो नंबर 1, इसमें हम लोग शेड्यूल के बारे में देखेंगे, दूसरा पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 3 टॉपिक्स आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप पिछले लेक्चर्स को देखें और कंटिन्यूटी बनाए रखें, जिस वजह से आप लेक्चर कंप्लीट देखेंगे और कंप्लीट रिवाइज भी कर पाएंगे। और चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा पहला है शेड्यूल। शेड्यूल मतलब सूचियाँ, अनुसूची बोलते हैं। तो इसमें टोटल हमारे पास इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था टोटल 8 शेड्यूल थे, और अभी कितने हैं, ये 12 शेड्यूल हो चुके हैं, यानी कि 4 इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग बारी बारी से एक एक शेड्यूल देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट शेड्यूल हमारा है टेरिटरी के बारे में बात करता है। जो भी यूनियन स्टेट्स एंड टेरिटरी के होते हैं हमारे, वो सारे इसमें कंसिडर किए जाते हैं, सारे इसमें लिखे हुए हैं। सेकेंड शेड्यूल में क्या है, इमोलमेंट्स एंड सैलरी, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, इम्पोर्टेंट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके सैलरी के बारे में बात हो रहा है, इमोलमेंट्स के बारे में बात हो रहा है। थर्ड शेड्यूल के बारे में हम अगर बात करें तो इसमें ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में बात करता है। जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जैसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, अभी हम लोग डिटेल में इसके बारे में देखेंगे, तो उनके ओथ और एफर्मेशन के बारे में बात करता है। फोर्थ शेड्यूल के बारे में बात करें तो ये राज्यसभा से रिलेटेड है, इसका भी डिटेल अभी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ शेड्यूल, शेड्यूल एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया है 10 स्टेट्स के लेकर के, वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है फिफ्थ शेड्यूल में। नेक्स्ट है सिक्स शेड्यूल में अदर शेड्यूल एरिया, यह मेनली 4 स्टेट्स के लिए टारगेट किया गया है, जिसमें कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और हमारा चौथा स्टेट है मणिपुर नहीं है। चौथा स्टेट हम लोग यहाँ पे याद रखते हैं कि मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 4 स्टेट्स कंसीडर किए जाते हैं यहाँ। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें आगे और कौन सा शेड्यूल आता है। 7th शेड्यूल के बारे में बात करें तो ये फेडरल लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। फेडरल लिस्ट क्या होता है, ये 1935 एक्ट्स में जब बनाए गए थे तो उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अभी हम लोग इसके बारे में भी देखते हैं। नेक्स्ट है 8th शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज। 9 है लैंड रिफॉर्म, जो कि अमेंडमेंट के थ्रू आया है। 10th एंटी डिफेक्शन लॉ, 11th पंचायती राज और 12th म्यूनिसिपैलिटी। वही यहाँ पे फिगर के माध्यम से सेम चीज़ समझाया गया है कि फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, शेड्यूल 2 सैलरी ऑफ ऑफिशियल्स, थर्ड में ओथ एंड अफर्मेशन, फोर्थ में राज्यसभा सीट्स, फिफ्थ में एडमिनिस्ट्रेटिव शेड्यूल एंड एरिया ट्राइब, प्रोविजन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, 7th में आ गया हमारा कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज, जुडिशियल रिव्यू, और नेक्स्ट है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, और 11th में पंचायती राज और 12 में है म्यूनिसिपैलिटी। अब थोड़ा सा इसके बारे में एक ट्रिक है याद करने का, जो यूनिवर्सली फेमस है, जिसको हम लोग याद करते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से क्या हो गया, टेरिटरी, ई से अभी हमने देखा इमोलमेंट्स, ए से एफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरिया, ओ से अदर शेड्यूल एरिया, एफ से फेडरल लिस्ट, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म एंड जुडिशियल रिव्यू, डी से डिफेक्शन लॉ, पी से पंचायती राज और एम से म्यूनिसिपैलिटी। तो ये हमें याद रखने का तरीका है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, मतलब
निमोनिक्स हैं, जिसको हम लोग अगर 12 शेड्यूल के बारे में बात करें तो एवरी फर्स्ट टर्म अगर याद करते हैं तो हम इसमें याद कर सकते हैं। अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल हम लोग देखते हैं कि टेरिटरी के बारे में क्या क्या बात किया गया है, कौन से आर्टिकल में बिलोंग करता है। फर्स्ट शेड्यूल है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ये आर्टिकल 1 और 4 में आता है। जो भी स्टेट्स हैं हमारे और यूनियन टेरिटरी हैं तो वो सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। शेड्यूल 2 में क्या है कि जैसा हमने बताया कि शेड्यूल 2 में क्या है, ये रहा एमोलमेंट्स एंड सैलरी किसके लिए, तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उसके लिए कौन कौन से हैं, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कैग, इन लोगों का जो भी सेकेंड शेड्यूल के अंदर इमोलमेंट्स एंड सैलरी की बात होती है वो यहाँ पे बात किया गया है। कौन से आर्टिकल है, 59, 65, 75, 97, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे याद ये रखना है कि यहाँ पे इमोलमेंट्स एंड सैलरी की बात की गई सेकेंड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, एफर्मेशन एंड ओथ, किसके, तो स्टेट मिनिस्टर्स, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, MP, MLA, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कैग, इन लोगों के बारे में यहाँ पे आर्टिकल डिस्कस किया गया है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर थर्ड शेड्यूल। नेक्स्ट है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल की बात करें तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूटीज 4 and 80। अब यहाँ पे क्या बात हो रहा है राज्यसभा के बारे में, यानी कि लेट्स एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि जब बिहार और झारखंड अलग नहीं था तो जब पूरा बिहार था उसमें राज्यसभा सीट की संख्या ज़्यादा रही होगी और उसमें से बिहार को अलग मिला होगा और झारखंड को फिर से अलग एलोकेट किया गया होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में भी पहले कॉमन सीट होगा राज्यसभा का, लेकिन अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश के लिए अलग और तेलंगाना के लिए अलग सीट्स दिया गया होगा। तो वही एलोकेशन ऑफ सीट्स होता है अलग अलग सीट्स के लिए, अलग अलग स्टेट्स के लिए। तो यहाँ पे मेनली इसके बारे में यहाँ पे बात होता है। नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में जो भी शेड्यूल एरिया है स्पेशली फॉर 10 स्टेट्स के लिए होता है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उसको एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल करने के लिए शेड्यूल एरिया बनाया गया है, जो 244 आर्टिकल में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो याद रखना है कि शेड्यूल एरिया के बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट शेड्यूल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, कहाँ कहाँ पे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट्स हैं। इसको हम लोग ATM विदाउट मनी बोलते हैं। ATM विदाउट मनी क्या मतलब हुआ इसका, असम, त्रिपुरा, M2 यहाँ पे याद रखेंगे, मणिपुर नहीं है, मिजोरम और मेघालय है विदाउट मनी। विदाउट मनी मतलब मणिपुर नहीं है, और क्या क्या है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर नहीं है। ऑप्शन में पूछता है, इसमें मणिपुर ऑप्शन में रहता है, तो वहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि मणिपुर 6 शेड्यूल के अंदर बिलोंग नहीं करता है। दैट इज़ द 6th शेड्यूल। नेक्स्ट है 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल के बारे में अगर बात करें तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, जो भी यूनियन और स्टेट्स है उसके बीच में पावर डिवीजन है, जिसको हम लोग फेडरल स्कीम्स के नाम से जानते हैं। तो अब फेडरल स्कीम्स के बारे में अगर बात करें तो हम लोग इसमें देखते हैं, सबसे पहले जो फेडरल है उसमें 3 लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। क्या मतलब हुआ इसका, तो यूनियन लिस्ट में वैसे सर्विसेज या प्रोवाइड किए गए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है, कंट्रोल करती है, यानी कि कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे क्या हो गया, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ठीक है। स्टेट लिस्ट वैसे चीज़ें इसमें मेंशन किए होंगे जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है, मतलब उस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, जैसे पुलिस। कंकरेंट लिस्ट में वैसे है जो कि बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में एजुकेशन हो गया। अब इसमें कितने मैटर हैं, तो इनिशियली में 97 टोटल मैटर थे, अभी ये 100 हो चुका है। स्टेट वाले में पहले 66 मैटर थे, अभी 61 हो गया, और कंकरेंट में पहले 47 था, अभी 52 हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेंट्रल का पावर बढ़ाया जा रहा है, स्टेट का कम किया जा रहा है, तो दिस इज द सेंट्रलाइजेशन। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में हमने बात किया कि जो भी पावर है वो डिवीजन है यूनियन और स्टेट के बीच में थ्रू 3 लिस्ट। नेक्स्ट है 8th शेड्यूल।
8 शेड्यूल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है। तो लैंग्वेज क्या है, टोटल लैंग्वेज कितना है ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे यहाँ, तो टोटल 14 लैंग्वेज इनिशियली था और अभी ये टोटल बढ़ के 22 हो गया है। अब ये 22 लैंग्वेज हमें याद रखनी है, कैसे याद करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो इंडियन मैप है यहाँ पे, इंडियन मैप में ऊपर से लोकेशन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और ये वेरियस स्टेट्स। अब इसी में से हम लोग क्या करते हैं कि स्टेट वाइज जो भी लैंग्वेज है उसको कंसीडर करते हैं। सबसे पहला क्या यहाँ पे है, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, असमीज, ये हो गया 6। उसके बाद बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये ओरिजिनल 14 लैंग्वेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया था। तो कैसे इसको याद रखने का तरीका क्या बताया अभी हमने कि लेट से ये इंडिया है, तो इंडिया में सबसे जो लोकेशन है, अगर लोकेशन वाइज बात करें तो जो लोकेशन के हिसाब से क्या है, तो सबसे ऊपर कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, यहाँ पे असमीज, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये 14 लैंग्वेज हो गया स्टेट वाइज। इसके अलावा कुछ ऐड किए गए हैं जिसको कि हम लोग देखते हैं बारी बारी से कि कौन कौन से ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहला 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 से सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया है, सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया है। दूसरा 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को 3 लैंग्वेज ऐड किया गया है जिसको हम लोग शॉर्ट में हिंदी में एक निमोनिक से नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और नेक्स्ट एक अमेंडमेंट और है 92nd अमेंडमेंट 2003, इसमें 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया है। कौन कौन सा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो कहाँ बोला जाता है, नागालैंड में, डोंगरी जम्मू कश्मीर में, मैथिली बिहार में और संथाली मेनली झारखंड में। तो दीज आर द 3 अमेंडमेंट्स जो कि बाद में हुआ था। और कब कब हुआ, तो 21st 1967 में, 71st 1992, 1992 2003। इसको याद करने का तरीका है कि यहाँ पे अमेंडमेंट अगर याद करना चाहें तो अगर 21st और 71 को ऐड करते हैं तो हमारा 92 आता है। तो इस तरह से हम 3 अमेंडमेंट याद कर सकते हैं, बाकी 1967 तो ईयर है। नेक्स्ट है इसके बाद अगर बात करें 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में क्या है, 9th शेड्यूल में अगर बात करें तो मेनली लैंड रिफॉर्म के बारे में बात किया गया, जमींदारी सिस्टम जो है उसको एबॉलिश कर दिया गया था। तो ये 344 और 351 आर्टिकल में आता है। और ये किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू ऐड हुआ था। नेक्स्ट है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ हम लोग बोलते हैं इसको, दल बदल कानून। जैसा कि सुनते हैं कि हम लोग की कोई नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चला गया, जैसे रिसेंटली अभी राघव चड्ढा का केस है कि वो डिफेक्शन लगा कि नहीं उस पर, ये डिसाइड किस में होगा, तो ये 10th शेड्यूल के अंदर डिसाइड होता है कि उसमें जो भी कानून बने हैं जिसको कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो फिर पता चलेगा कि क्या क्या इसमें लॉ है, क्या लूफॉल्स है और किस तरह से लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा सकते हैं, किस टाइप से नहीं जा सकते हैं। तो ये किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था, तो 52nd अमेंडमेंट 1985। इस टाइम पे क्या हुआ था कि राजीव गांधी की सरकार थी और उस टाइम पे एक आया राम गया राम फेमस था, क्योंकि एक नेता थे हरियाणा के साइड शायद, तो वहाँ पे उन्होंने 1 डे के अंदर 3 पार्टी चेंज किया था। उसी के बाद ऐसा चर्चा उठा था कि 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून आना चाहिए जिसमें कि कोई MP MLA ईजिली एक पार्टी से दूसरे पार्टी में ना जा पाए। तो अब नेक्स्ट है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में क्या है, पंचायती राज के बारे में बात होता है, जो कि कब ऐड हुआ था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 और म्यूनिसिपैलिटी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992।
ये आर्टिकल है इसमें। तो ये टोटल 12 शेड्यूल हुए जो कि यहाँ पे शेड्यूल के बारे में बात किया। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स असली में अगर देखा जाए तो जो हमें पॉलिटी में पूरा टॉपिक पढ़ना है वो यही पढ़ना है। आगे जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम एक सीक्वेंस वाइज ही देखेंगे, जिसमें कि हम लोग मेंशन करेंगे कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो इसी सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये पार्ट 1 से लेके लास्ट पार्ट 22 तक मेंशन किया गया है और इसी को हम लोग कवर करेंगे और हमारा पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। तो पार्ट याद रखना है क्योंकि हम बारी बारी से इसी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो अब इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी क्या मतलब हुआ इसका, तो जो भी यूनियन गवर्नमेंट यूनियन और स्टेट्स हैं उसके बारे में मेंशन किया गया है। किस आर्टिकल के अंदर ये कवर होता है, तो आर्टिकल 1 to 4। नेक्स्ट सिटीजनशिप, ये किस आर्टिकल में है, 5 to 11। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आता है 12 to 35। डीपीएसपी किस आर्टिकल में आता है, 36 to 51। फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पे ए लगा हुआ है, तो किसी भी पार्ट में या किसी भी आर्टिकल में अगर ABCD कुछ भी लगा हो, इससे ये समझ में आता है कि वो बाद में ऐड किया गया है और बाद में ऐड होने की वजह से हम ये मानते हैं कि वो अमेंडमेंट हुआ है और कोई ना अमेंडमेंट होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था क्योंकि यहाँ पे ए लगा हुआ है, तो ये यानी कि ये अमेंडमेंट के थ्रू आया। कौन से अमेंडमेंट, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 को। तो ये आर्टिकल क्या है इसका, 51A। नेक्स्ट है यूनियन। अब यूनियन के अंदर जो आर्टिकल है वो 52 से 151 आर्टिकल होता है। तो अब 151 के बीच में यूनियन के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड हैं। अगर यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो क्या क्या इसमें आता है, प्रेसिडेंट। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आता है, तो एग्जीक्यूटिव आता है, प्रेसिडेंट आता है। नेक्स्ट है इसमें जुडिशरी, कैग। तो ये मेनली इसमें आता है। तो यूनियन गवर्नमेंट में हम बात करें तो डिस्कस करेंगे डिटेल में हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है स्टेट्स। स्टेट्स के बारे में अगर बात करें तो नेक्स्ट आर्टिकल 152 से 237 के बीच में आर्टिकल बिलोंग करेगा। ये शेड्यूल 7 वो डिलीट किया गया है तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं होगा। नेक्स्ट है 8 शेड्यूल यूनियन टेरिटरी के बारे में। यूनियन टेरिटरी के बारे में अगर बात किया जाए तो ये किस आर्टिकल से बिलोंग करता है, तो 239 to 242। ये आर्टिकल किसके बारे में है, तो यूनियन टेरिटरी के बारे में। नेक्स्ट पंचायत के बारे में है, तो ये 243 से 243 ओ के बीच में आर्टिकल है। म्यूनिसिपैलिटी, तो ये भी 243 ओ के बाद क्या आता है, पी, और कहाँ तक जाएगा ये, ZG तक। ये म्यूनिसिपैलिटी का हो गया। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी 243 ZH से लेकर के कहाँ तक जाता है, ZT तक। नेक्स्ट इसके बाद शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के बारे में अगर बात करें तो ये 244 में आता है। नेक्स्ट है रिलेशन यूनियन और स्टेट्स का, तो ये 245 से टोटल ये जो रिलेशन है स्टेट्स और इसके बीच में 263 तक आता है। ठीक है, और इसके बारे में इसमें और भी है, लेजिस्लेटिव पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, डिटेल में आएगा सब कुछ। नेक्स्ट है इसके बाद पार्ट 12, ये 264 से 300A के बीच में आता है। नेक्स्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स, 301 से 307 के बीच में। और यूनियन एंड स्टेट्स का जो सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विस, ये सब तो 308 से 323 के बीच में आ गया। ट्रिब्यूनल्स 323A में ऐड हुआ था। इलेक्शन 324 से 29 तक है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस, ये पार्ट 16 है, जो कि कौन से आर्टिकल में है, 330 से लेके 342 तक, 342 के बीच में है। ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से ये कहाँ तक है, 351 तक। इमरजेंसी प्रोविज़न 352 से 360। मिसलेनियस का जो प्रोविजंस है वो हम बात करें तो 361 से 67 के बीच में आता है। और अमेंडमेंट 368 आता है। इसके बाद 368 के बाद अगर बात करें तो 369 से
392 और लास्ट हो गया 393 से 395। तो ये आर्टिकल हमें डिटेल में जो भी इम्पोर्टेंट होगा, इसमें सारा आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो बारी बारी से हम लोग, जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो ये शुरू के तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ स्टेट्स तक, यूनियन टेरिटरी कुछ आर्टिकल हैं, पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी, तो इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन उसके अंदर आर्टिकल बहुत सारे हैं, उसमें से हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देखें। जैसे इमरजेंसी में अगर बात करें तो 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में आता है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। तो पार्ट्स के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस यहाँ पे अब बारी बारी से आगे जो चैप्टर बढ़ेगा आगे, तो हम लोग यहाँ पे इसको बारी बारी से कवर करेंगे। तो ये हो गया हमारा पार्ट्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस, हम जैसा कि हमने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है क्या, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फीचर है उसमें भी एक था कि बोरोड, बताया था हमने कि बोरोड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब बोरो कहाँ से, किस स्टेट या किस कंट्री से हमने क्या बोरो किया है, उसके बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूएसए के बारे में बात करते हैं। तो यूएसए से हमने क्या क्या बोरो किया है, तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो भी पार्ट 3 में, अभी हमने पार्ट 3 में देखा पार्ट्स में, तो वो कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। दूसरा है प्रीएम्बल, जो प्रस्तावना है कंट्री का, वो भी यहीं से लिया गया। तीसरा है पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी एक फीचर्स था किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। इसके बाद है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, वो किसके, कहाँ से लिया गया है, तो ये भी हमारा यूएसए से लिया गया है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यूएसए के अंदर से लिया गया, तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है। दूसरा अगर बात करें तो ब्रिटेन, ब्रिटेन से हमने क्या क्या बोरो किया, तो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारा पार्लियामेंट सेशन चलता है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने अपनाया था, तो वो कहाँ से आया था, तो ब्रिटेन से आया था। दूसरा है जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है हमारा, कि कोई भी बिल पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास एसेंट में प्रोसीड करेगा, तो वो सारा प्रोसेस कहाँ से लिया गया है, तो वो भी पार्लियामेंट जो ब्रिटेन का है वहीं से लिया गया है। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो रूल ऑफ लॉ, जो हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 14 में, रूल ऑफ लॉ, रूल प्रोसीजर बाय लॉ, तो इसमें से रूल ऑफ लॉ जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स था। सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात करें तो कोई भी कंट्री के अंदर एक ही सिटीजनशिप ले सकता है, अगर वो दूसरे कंट्री का सिटीजन लेता है तो वो यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसका सिटीजनशिप। अदर साइड अगर हम बात करें यूएसए का, तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप होता है, वहाँ पे स्टेट्स का अलग सिटीजनशिप मिलता है और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग सिटीजनशिप मिलता है। लेकिन इंडिया में ऐसा प्रावधान नहीं है, वो इंडियन सिटीजनशिप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कैबिनेट सिस्टम, जो हमारा कैबिनेट चलता है, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री का होता है, वो भी कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है प्रीरोगेटिव, नेक्स्ट क्या है, प्रीरोगेटिव रीड्स, मीन्स जो भी हम लोग आर्टिकल 32 में हैबियस कॉर्पस मैंडामस ये सब देखते हैं, डिटेल में देखेंगे आगे हम फंडामेंटल राइट्स में, तो वो भी यहीं से लिया गया है। नेक्स्ट 7 नंबर है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, क्या होता है ये, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मीन्स जो भी एमपी हैं वो जो भी स्पीच देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं आउटसाइड द पार्लियामेंट, तो उसको प्रिविलेज मिलता है। नेक्स्ट एक और है बाइकैमरिज्म, बाइकैमरिज्म का मतलब क्या हुआ कि हम लोग के यहाँ 2 सदन है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, तो उसको बाइकैमरिज्म बोलते हैं, तो ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है आयरलैंड, आयरलैंड से हम लोगों ने क्या क्या सोर्सेस के रूप में आता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेथड है वो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया।
और तीसरा है जो अपॉइंटमेंट होता है नॉमिनेशन मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर टोटल 250 सीट्स हैं, तो 250 सीट्स में 12 सीट्स गवर्नर के लिए नॉमिनेटेड किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, और बाकी 238 वो अलग अलग स्टेट से चुन के आते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन से। तो जो 12 मेंबर आता है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, वो यहाँ से लिया गया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या परचेज किया, यानी कि क्या क्या बोरो किया है, तो कंकरेंट लिस्ट अभी हमने देखा था फेडरल स्कीम में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वैसे लिस्ट था जिसमें कि दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रूल लॉ बना सकते हैं, तो उसको हम कंकरेंट लिस्ट बोलते थे। दूसरा है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें क्या था कि जब दो सदन के बीच में, लेट्स से कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, उस केस में प्रेसिडेंट 6 मंथ का वेट करती है और उसके बाद वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाती है जिसमें कि वोटिंग होता है, और उसमें जो जीतता है उसको कंसीडर किया जाता है। अगर बिल पास होता है तो ठीक है, नहीं तो वो कैंसिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये भी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रांस के बारे में। फ्रांस से हमने क्या लिया, तो सबसे पहला रिपब्लिक जो टर्म है वो हमारा यहीं से लिया गया। दूसरा है आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। कहाँ मेंशन किया गया, ये प्रीएम्बल में, इन द प्रीएम्बल में जो ये 3 टर्म है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का, वो यहाँ पे हमने कहाँ से बोरो किया है, तो फ्रांस से बोरो किया है। नेक्स्ट है रसिया से, जिसको कि पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से हमने सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटी जो बाद में अडॉप्ट किया गया था वो यहाँ से लिया गया है। और दूसरा आइडिया ऑफ जस्टिस जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है प्रीएम्बल में, टू द प्रीएम्बल, तो वो भी यहाँ से हमने बोरो किया। कहाँ से, रसिया से। नेक्स्ट है जर्मनी से एक प्रोविजंस लिया गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स है उसका सस्पेंशन कर दिया जाता है। तो ये हमने प्रोविज़न कहाँ से लिया है, तो जर्मनी से लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका से सबसे पहला हमारा है क्या कि जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होता है वो कहाँ से प्रोविजन लिया गया, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया। दूसरा इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। अभी जस्ट हमने पीछे बात किया था कि राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर का जो प्रोविजंस है वो आयरलैंड से लिया गया है। नॉमिनेटेड मेंबर यानी कि जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो लिया गया आयरलैंड के यहाँ से। और दूसरा है 238 मेंबर जो इलेक्टेड होते हैं वो कहाँ से लिया गया, तो वो हमारा साउथ अफ्रीका से लिया गया। तो ये यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो कनाडा से लिया गया है। कनाडा से क्या है, तो इसमें फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब सेंटर इसमें स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसके बारे में बात करता है। दूसरा जो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये भी कहाँ से होगा, सेंटर से होगा। तीसरा रेजिडरी पावर, ये न्यू टर्म है, रेजिडरी पावर जो होगा वो भी कहाँ से जाएगा, सेंटर की तरफ जाएगा। रेजिडरी पावर क्या होता है, अभी हमने फेडरल स्कीम में 3 लिस्ट देखा था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे
टॉपिक हैं जो इन तीनों में कवर नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेज्यूडरी सब्जेक्ट बोलते हैं, रेज्यूडरी पावर बोलते हैं। वो कहाँ जाएगा, तो वो भी यूनियन गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो उसी के बारे में, जैसे अभी AI आ गया, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, तो ये अभी 2008 के बाद आया है, तो उस केस में इनिशियली में ये तो इसमें मेंशन किया नहीं गया था। तो अब अलग सब्जेक्ट हो गया जो कि इन तीनों में मेंशन नहीं है, तो वो रेज्यूडरी पावर में आ जाएगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है एडवाइजरी पावर, एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी पावर जारी करता है वो भी किससे बिलोंग करता है, तो कनाडा से हम लोग इसको भी परचेज किए लिए हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से भी हमने काफ़ी चीज़ें बोरो किया है। नंबर 1 पब्लिक सर्विस कमीशन। जो पब्लिक सर्विस कमीशन कंट्री में अभी गवर्न हो रहा है वो कहाँ से हम लोग बोरो किए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर। अभी हमने देखा था 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी पार्ट्स के अंदर, 352 से 360 के बीच में, तो वो 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी है, वो भी हमने यहाँ से परचेज किया है। नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ गवर्नर। जो गवर्नर का पोस्ट है स्टेट में वो भी यहीं से लिया गया। 4th है फेडरल स्कीम, वही 3 लिस्ट जो अभी मेंशन किया। नेक्स्ट है जुडिशरी का भी कंसेप्ट अगर बात करें तो कहाँ से आया, यहीं से आया है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और एक है जापान से भी एक लिया गया है, तो एक इसको भी लिख देते हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये सारे जो भी टॉपिक्स सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग कंट्री से हमने बोरो किया है, उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। USA, ब्रिटेन, आयरलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रसिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, कनाडा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जापानीज से। तो ये सारे टॉपिक हैं वो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिलोंग करते हैं। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले शेड्यूल, उसके बाद पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और नाउ सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक हमने आज डिस्कस किया। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास से। जो भी पार्ट्स के अंदर यूनियन एंड टेरिटरी या जो भी टॉपिक आएगा तो वो हम लोग फर्दर लेक्चर में देखेंगे। तो अब आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।